आजादी के समय में जिन लोगों ने लोकतंत्र को आजाद कराया, इसलिए नहीं आजाद कराया था। फिर तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी देश को चला रही थी। अब मुझे लगता है देश को कुछ प्राइवेट सेक्टर में बीजेपी सरकार दे के प्राइवेट सेक्टर के कुछ चंद लोग ही यहाँ सब मजदूर हो जाएंगे, किसान मजदूर हो जाएगा। ये खेती ले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, वही किसान, आपको मैं सीधा समझा देता हूँ क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर ले ली इन्होंने तो उसके बाद में ये फसल पैदा होगी, अदानी के उस स्टोर रूम में चली जाएगी, और वही किसान को जब खाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो जो आज 18 रुपए में धान नहीं बिक रहा है, वो 40 रुपए में धान किसान को खरीदना पड़ेगा अपने खुद के खाने के लिए, क्योंकि ये कारपोरेट घराने तय करवाएंगे रेट। अभी किसान कमजोर है, गरीब है, इसलिए उसके रेट नहीं तय हो रहे हैं। आप क्यों नहीं, किसान आय दुगनी करने की बात करते थे तो आप एमएसपी जो लागू करिए, एमएसपी वो किसान जो दुगनी आय वाली है वो एमएसपी लागू करिए ना, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करिए, आप लागू करिए ना। लेकिन स्वामीनाथन सर किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कई किसान उनमें ऐसे हैं जिनके उनके बच्चे सेना में भर्ती हैं, वो देश की सीमा पर डटे हुए हैं। लेकिन जितनी जितनी संख्या में आप लोग आजकल 2-4 दिनों में पिछले रोड पर नजर आ रहे हैं, आज 14वां दिन है सर। 14 दिन से तो नजर नहीं आए आप लोग, एकदम से बस बिल्कुल 4-5 दिन से आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो भी बिल्कुल रोड पर नजर आ रहे हैं, और आप भी रोड पर नजर आ रहे हैं। आप जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता हैं वो भी रोड पर नजर आ रहे हैं। क्या ये राजनीति कैश करने वाली नहीं है कि किसानों के कंधे पर बंदूक चलाई जा रही है? कि देखिए ऐसा है, कोई कैश करने की नहीं। अखिलेश जी जब भी निकलते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है, वो निकल ना पाए, वो किसी की आवाज ना बन पाए, और जब नहीं निकलते हैं तो कहते हैं कि निकल नहीं रहे। वो निकलते हैं तो पूरी छावनी बना दी जाती, उनके घर की गाड़ियां तक सरकारी कब्जे में ले ली जाती है, और जब वो पैदल निकल पड़े तो उनको रोक लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर में सब्जी भी जा रही तो वो भी चेक करके दी जा रही। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये घोषित इमरजेंसी है उत्तर प्रदेश में कि माननीय अखिलेश यादव जी की छवि से योगी बाबा घबराते हैं, मुख्यमंत्री जी घबराते हैं, बीजेपी सरकार घबरा गई है माननीय अखिलेश यादव जी की इमेज से, क्योंकि उन्होंने जो पैमाने उत्तर प्रदेश में सेट किए, डेवलपमेंट के पैमाने सेट किए, उन्होंने कोई बरगला के नहीं, उन्होंने उनके पैमाने सेट है। एक्सप्रेस वे बनना चाहिए तो दुनिया का जो सबसे खूबसूरत एक्सप्रेस वे है वो बना के खड़ा कर दिया उन्होंने, 350 किलोमीटर का, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे टेंडर हो गया था, वो आज तक ये नहीं चला पाए, 3.5-4 साल होने जा रहा। जो बिल्डिंगें बनाई, लोक भवन बनाया, इमारत बनाई किसानों के लिए, आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश का माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों का बीमा कर दिया था। किसी किसान के साथ में दुर्घटना होगी तो उसको 5 लाख रुपए सरकार देगी मुआवजा, ये किसानों के लिए किया। और ये जानवरों तक के लिए एम्बुलेंस माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रारंभ कर दी, ये तो चला ही नहीं पाए, बंद कर दी। इंसानों के साथ में और कई मंडियां इस एक्सप्रेस वे के अगल बगल जो देश की बड़ी मंडियां बनी माननीय अखिलेश यादव जी ने ले आए, वो आज मंडियां नहीं चल पा रही। एक भी फैक्ट्री, दूध दूध पानी से भी, पानी महंगा है, दूध सस्ता है, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसीलिए मिल्क प्लांट लगाए, एक काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में लगाया, एक यहाँ पे अमूल प्लांट लगाया, और ये क्या कर रहे हैं, ये केवल भाषण दे रहे हैं। न गाय माता सुरक्षित है, न गंगा माता साफ हुई, न भारत माता की जितनी समस्याएं हैं दूर हुई, इनकी आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं, इनकी आड़ में भारत माता की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं, गाय माता की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। गाय का भी जो भ्रष्टाचार अभी तो खुलेगा ना तब पता लगेगा, गाय के नाम पे भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गौशालाएं बनी उनका खा जा रहे हैं पैसा, गाय सड़के पे टहल रही। आपका कहने का तर्क ये है कि सारे के सारे आरोपी भ्रष्टाचारी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में है, आपकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है आपकी। देखिए हमारी, आप एडीआर की रिपोर्ट ले लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधियों की संख्या, सांसद विधायक अपराधियों की संख्या अब तो सब गूगल पे है, सबसे ज्यादा बीजेपी दिया, ये बीजेपी आरोप लगाती है। बीजेपी ही अपराधियों के घर तुड़वा रही है, बीजेपी ही अपराधियों को भागने के लिए मजबूर कर रही है। देखिए बीजेपी तो अपराध कैसे हो रहे उत्तर प्रदेश में,
अपराध तो लगातार हो रहे हैं, डेली हत्याएं हो रही, लूट हो रही, डकैती हो रही, बलात्कार हो रहे, और इतने इतने जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में हुए, कोई कानून नाम की चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये केवल स्लोगन देते हैं, स्लोगन को मार्केटिंग करते हैं, और नीचे धरातल पे कुछ नहीं है। कहाँ गया वो एंटी रोमियो, कहाँ चला गया, कहाँ कितने नाम दिए इन्होंने, क्या अपराध बंद हो गया? ये कोई ठोस काम नहीं कर रहे हैं। केवल टीवी पे हमारी मार्केटिंग हो जाए, चैनल पे हमारी मार्केटिंग हो जाए, कहीं हम एमओयू साइन कर रहे हैं, अरे भैया फैक्ट्री दिखा दो, 4 साल हो गए। भारत की सरकार को 7वां बजट हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार के 4 बजट हो गए। तो बताओ ना, कोई एम्स भी एक बना के चला दिया हो, कोई नया कोई कंपनी लगा दी हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर में जमीन दे दी थी, हॉस्पिटल पूरा वो, तो उसके हम कह रहे हैं कहीं एक नया एम्स ही इस महामारी में बना के खड़ा कर दिया होता, एक आईआईटी बना के खड़ा कर दिया होता जहां से इंजीनियरिंग के लोग निकलते, एक हॉस्पिटल ही को ही एक, जितने उद्घाटन किए माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का उद्घाटन और फीता का फीता काट रहे हैं। आप बताओ, मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दी 3-3 जगह, आप एलिवेटेड सड़क नोएडा गाजियाबाद, ये सब, फिल्म सिटी पहले तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही दिया, लेकिन और बना नहीं पाए ना। माननीय अखिलेश यादव जी तो फिल्म सिटी ये कलाकारों से बंबई में मिलने जाते हैं, यहाँ गांव की जनता से भी माननीय अखिलेश यादव जी ने फिल्मी कलाकारों को मिलाया। ये फिल्म सिटी, ये फिल्मी कलाकार जब माननीय अखिलेश यादव जी बुलाते थे तो वो नाचने वाले हो जाते थे, और ये खुद मिलने जा रहे हैं वहां बंबई, तो आप क्या कहेंगे? तो ये इनका परसेप्शन, ये आरएसएस के लोग हैं, आप आरएसएस कहना के क्या चाहते लोगों हैं सर? के क्या आपको मालूम लगता है, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी से सरकार संभल नहीं रही है? इनसे तो नहीं संभल रहा, प्रदेश नहीं संभल रहा, और प्रदेश संभल रहा होता, और मैं तो कहता हूं बने रहेंगे, हम आ जाएंगे, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई तरक्की का, गांव गरीब के लोग परेशान, हॉस्पिटल में दवाई नहीं। आप किसी हॉस्पिटल में, उत्तर प्रदेश के किसी हॉस्पिटल पता कर लीजिए, कोई आपका आदमी हो, पूछ लीजिए किसी हॉस्पिटल का नंबर, सब डायरेक्टिव लिखे रहते कि ना एक आदमी को एडमिट कराना है, बेड मिल जाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। कहीं उत्तर प्रदेश में कोई हॉस्पिटल में, और ये करे कोरोना खत्म, कोरोना की या कितनी अन्य बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, जो बेचारे तड़प तड़प के घरों में मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं, और लूट मची है। जिस हॉस्पिटल में चला जाता है, खून चूसा जा रहा है जनता का, और जनता 5-5, 6-6 लाख घरों को बेच के इन्होंने चलाई थी योजना, स्वास्थ्य फ्री देंगे गरीबों को। अरे आप पता तो करिए, सारे हॉस्पिटलों की सूची मंगवा लीजिए, हम तो कह रहे जिले वाइज काउंटर खुलवा लीजिए, कितने लोगों ने इलाज कहाँ कहाँ कराया, कितने पैसे पड़े, आप मंगवा लीजिए सूची ना, बिल सही दे देंगे पूरे प्रदेश का। लोगों के घर बिक गए, लोग बेघर हो गए, कितने लोग इस कोरोना काल में, और कितने लोग तो श्रमिक आए थे, श्रमिक कितने पैदल अपने ने अपनों को छोड़ दिया। ये सरकार बेदर्द सरकार है, ये संवेदनहीन सरकार है, ये केवल ब्रांडिंग करना जानती है। अखिलेश जी निकले तो कोरोना है, अब बीजेपी शो करे तो कोरोना नहीं है, बीजेपी रैली करे सर तो सर कोरोना नहीं है। सर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आजादी के 74 साल के करीब हो गए हैं हमें आजाद हुए देश को, क्या आज भी हमारा देश सिर्फ और सिर्फ भूख से आगे नहीं बढ़ पाया है? कोरोना काल के दौरान जाने कितने लोग चलते चलते चल बसे। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हालात ये थी कि हमारी गर्भवती बहनों को सड़क पर ही अपने बच्चों को जन्म देना पड़ता है। क्या ये किसकी गलती है? क्या हमारे समाज में रहने वाले लोग, जिन नेताओं को वोट देते हैं, जिन्हें चुनते हैं, जिन्हें असेंबली में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, वहां पर जाने के बाद वो उनके मेहनत की कमाई के पैसे के मजे लेते हैं? तो इसमें कौन पिसता है? ये जनता। नेता तो वही है ना सर, पार्टी चेंज हो जाएगी, आज आप समाजवादी पार्टी में, कल बीजेपी में आएंगे तो बीजेपी के गुण गाएंगे, परसों कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस के गुण गाएंगे, लेकिन जनता तो वही है ना सर। पिसने वाली तो दो चक्की के पाटों के बीच जो जनता है वो वही रहेगी। ये जाने आने वाले नेता कभी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम लोग माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही, हम लोग किसी दल में जाने वाले नहीं हैं, हमारी एक टाइम तो विचारधारा ऐसा है, भी आ गया था और सर, हमारी अखिलेश दल, जी और मुलायम सिंह जी भी अलग हो गए थे। नहीं नहीं, कोई अलग नहीं हुए, सब एक है। और और अभी चाचा दूसरी जी अलग हैं। क्या लगता है 2022 में चाचा जी साथ में चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, वो अपना उनका निर्णय है, लेकिन हमारा दल विचारधाराओं पे काम, जी। हमारा दल जो जो सोशलिस्ट विचारधारा है उस पे काम करता है। हम आपने जो हॉस्पिटल और ये सारी चीजें पूछी, ये बताइए, ये एम्बुलेंस किसने चलाई यहाँ? माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई। अब महिलाओं की जो बात कहा, गर्भवती, 102 एम्बुलेंस चलाई। आज बटन दबाइए तो गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस, आज तो बाबा जी की सरकार में तो उसमें डीजल और पेट्रोल डलाने तक के पैसे नहीं दे पा रहे, उनकी जो तनख्वाहें थी वो नहीं मिल पा रही। उत्तर लेकिन प्रदेश में अयोध्या में दिए तो जलाए जा रहे हैं ना सर, और क्या चाहिए? नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई। कोई बीमार हो गांव में, उसके लिए एम्बुलेंस चलाई। खेत की मेड़ पे भी गरीब आदमी का झगड़ा हो जाए तो पुलिस थाने न जाना पड़े, पुलिस उसके पास जाए, ऐसी व्यवस्था 100 नंबर माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई। इन्होंने तो 112 नंबर चेंज कर, पुलिस ऑफिस हेडक्वार्टर इतना बनाया और लड़कियां बैठा ली उसमें, उनको तक न तनख्वाह नहीं दे पा रहे योगी जी। और आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 चलाया माननीय अखिलेश यादव जी ने, और जिसमें कोई बहन बेटी के साथ में टेलीफोन से या किसी प्रकार से प्रताड़ना, बहुत बहुत बहन बेटियां हैं बताती नहीं घर में शर्म की वजह से, और थाने जाती थी तो बड़ा बेइज्जती और जलालत सहनी पड़ती। ऐसी टेक्नोलॉजी में ऐसी व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी थे, जो दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था है कि किसी को पता भी नहीं लगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाती थी, उसको सुधार दिया जाता था। आज टेलीफोन नहीं, तो अगर ये नहीं होता तो आज टेलीफोन की कितनी समस्याएं होती। तो सबसे ज्यादा टेलीफोन से लोग बहन बेटियों को, हमारी लोगों को परेशान करते। दूसरी और बात, आप लगातार करने की जरूरत है। ये खाली नारे देने से, हिंदू मुसलमान करने से, दंगा करने से ये डेवलपमेंट नहीं होगा। अब जब आदमी बीमार होता है तो सोचता है हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था हो, तो हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था कौन कर सकता है? तो हम लोगों को सोच के वोट भी देना चाहिए कि हॉस्पिटल कौन अच्छा बना सकता है, सड़क कौन अच्छी बना सकता है, हमें जी, सुविधाएं कौन अच्छी दे सकता है, नौकरी कौन दे सकता है। जी, ये केवल हिंदू मुसलमान या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे भाई हमारा देश बहुत शक्तिशाली देश, हमारे देश में सब चीजें हैं, लेकिन इस देश को बर्बाद करने में बीजेपी का इतिहास जब लिखा जाएगा, इस देश को बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें बीजेपी की, आरएसएस की, अंग्रेजों की हुकूमत में भी जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था तब भी यही आरएसएस के लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे। जी। आज ये कंपनियों को देश दे रहे हैं और कंपनियां विदेशों में भी अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं। विदेशों के विदेशी ताकतें, विदेशी ताकतें आज हमारी देश पे इन कंपनियों के माध्यम से कब्जा करनी चाहती है और बीजेपी कब्जा कराना चाहती है। ये चुनाव भी लड़ेंगे तो जाके अमेरिका से लड़ेंगे, ये प्रचार भी लेकिन करेंगे अमेरिका दुनिया। गए थे ना सर, अमेरिका का तो रिजल्ट ही कुछ हो रहा है ना, अमेरिका भी तो गए थे, वहां का अगर रिजल्ट ही चेंज हो गया। देखिए 2022 में अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी को सब लोग याद, जो जी, उन्होंने पैमाना सेट किया डेवलपमेंट का, जो उन्होंने काम का पैमाना सेट किया, वो वर्ल्ड क्लास है। रिवर फ्रंट, आप गोमती रिवर फ्रंट ले लीजिए, वरुणा कॉरिडोर ले लीजिए, और यमुना कॉरिडोर बना रहे थे। ये तो कहते थे गंगा माँ साफ कर देंगे, गंगा माँ के नाम पे भी घोटाला करके, अगर जांच हो जाए, इनकी जांच हो जाए तो गंगा माँ के नाम पे कितना घोटाला निकले। ये धरती माँ के नाम पे भी घोटाला कर, ये अब जो धरती माँ बची है उसकी भी दलाली खाना चाहते हैं। अभी तो गैस सिलेंडर जो गरीब चूल्हे पे रोटी खाता है उसकी दलाली खा रहे हैं, वो उससे पैसा कमीशन खोरी कर रहे हैं। और अब ये धरती माँ जो किसान जो है उससे भी कमीशन खोरी करना चाहते हैं, इसलिए कंपनियों को दिए दे रहे हैं। तो ये बताइए, जब किसान का आलू पैदा होगा तो मिलेगा वो 2, 4, 5, 7, 8 रुपए में बिकेगा, 10 रुपए में बिकेगा, और जब किसान से चला जाएगा तो वो 42 रुपए में बिकेगा। ये बीजेपी का सिस्टम है। और ऐसे ही आप प्याज 7, 8, 9, 10 रुपए में बिकेगा, और जब उनका चला जाए तो 82 रुपए में बिकेगा। तो किसान तो बेचारा मजदूर बन के रह गया। गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक उत्तर प्रदेश में, और हाई कोर्ट तक जाना पड़ रहा है गन्ने के पेमेंट के लिए। ये कहते थे 14 दिन में देंगे, और 14 दिन के बाद नहीं दे पाएंगे तो ब्याज सहित देंगे। तो यही तो कंपनियां करेंगी। आपको सीधा फंडा समझा दें, ये जी, कंपनियां ने चीनी मिल लगाए, चीनी मिल अब ये पेमेंट नहीं दे रही बीजेपी सरकार में, हाँ, अब पेमेंट नहीं दे रही है, तो ऐसे ही कंपनियां क्या करेंगी, धान गेहूं सब खरीद लेंगी लोगों का,
और ले लेंगी, उसके बाद में गोदाम में भर लेंगी, इंटरनेशनल मार्केट में अपना बेचेंगी जाके और रेट तय करवाएंगी। और अगर घाटा हो जाएगा तो कहेंगे मेरे क्या करें, मैं तो बैठ ही गया। तो ये इसी तरीके से करेंगे। किसान अच्छा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दी थी, जहां जहां दी वहां बर्बाद हो गए लोग, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहां दी वहां बंद करनी पड़ी। तो ये इनको ये लगता है कि अर्थव्यवस्था में किसान रीढ़ है। जो चाहे आपका कोरोना काल आया हो, किसानों ने ही अर्थव्यवस्था रोकी। चाहे दुनिया में अर्थव्यवस्था जब गड़बड़ हुई थी तो भी किसानों की वजह से यहाँ अर्थव्यवस्था नहीं चल रही थी। इसलिए इनकी नजर है कि खेती किसानी पे प्राइवेट कंपनी को दे दो तो बहुत पैसा आ जाएगा, क्योंकि रेलवे बेच दिया, आपका एयरपोर्ट बेच दिए, आपके जितने आईटीआई पॉलिटेक्निक जो बच्चे कर लेते थे, गरीब किसान का बेटा भी कर लेता था 2-4 हजार में, वो 50 फीस कहाँ से लाएगा? 50,000 कहाँ से फीस लाएगा? गरीब जो पिछड़े दलित शोषित वंचित लोग हैं ये कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा, इन नौजवानों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, बीजेपी मानसिक गुलाम भी बना रही। और सर 2022 के चुनाव नजदीक हैं। आपकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़े। आपकी पार्टी ने मायावती के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़े। आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ अभी भी गठबंधन में चुनाव लड़ती है। 2022 का जो चुनाव है, अब किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, या फिर जिस सरकार में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उसी तरह से अपने दम पे सरकार बनाएंगे, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी पार्टी को पता नहीं कितने लोग खत्म करना चाहे, और समाजवादियों को पता नहीं कितने लोगों ने खत्म करना चाहे। बड़ी बड़ी सरकारें आई, समाजवादियों को खत्म नहीं कर पाई। समाजवादी लोग जिंदा है और समाजवादी लोगों ने करके दिखाया है, और प्रचंड बहुमत की इनकी सरकार थी। समाजवादियों में गोरखपुर में जो योगी आदित्यनाथ की सीट थी, गोरखपुर लोकसभा, उस पे समाजवादियों ने जीत के दिखा दिया। लेकिन सर वो दोबारा से चली गई ना, लोकसभा के जब चुनाव हुए तो चली गई, छिन गई आपसे सीट। भाई बात तो सुनिए, समाजवादी जब अपने पे आएंगे तो आप देखना ऐसा नहीं, और बीजेपी को अपनी हैसियत में ला देंगे। इन्होंने पिछड़े और दलितों को गुमराह किया कि हम सबका साथ सबका विकास, पिछड़ों को शोषित कर रहे हैं। कौन कहते थे पिछड़ों को केवल एक जात की सरकार है? अब मैं पूछना चाहता हूँ, कश्यप का कलेक्टर कहाँ है? कश्यप बिरादरी का कलेक्टर कहाँ है? कहाँ कप्तान है? कहाँ निषाद का बेटा कप्तान है? कहाँ राजभर का बेटा कप्तान है? कहाँ पाल का बेटा कप्तान है? कितने आईएएस आपने कुशवाहा बना दिए, कितने मौर्याओं को दे दिया, कितने पटेलों को दे दिया। आप बताओ ना, कहाँ नाई का बेटा है, कहाँ धोबी का बेटा है, कहाँ पासी का बेटा है? बताए ना, कहाँ हमारे दलित और मोस्ट बैकवर्ड प्रजापति का बेटा है, कहाँ राजभर का बेटा है? वोट तो सबका किया सर। जब से आपको पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से आपकी सरगर्मियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ गई हैं। हर आंदोलन में आप भाग लेते हैं, आप रोड पे निकल जाते हैं। ऐसा क्या था जब आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तब इतनी सरगर्मियां तेज नहीं थी? ये इलेक्शन की ग्राउंडिंग तो तैयार नहीं हो रही है। देखिए, ये हम समाजवादी लोग हैं, संघर्ष की कोख से समाजवादी का जन्म होता है, और समाजवादी पार्टी का भी जन्म संघर्षों से हुआ है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो और चाहे माननीय अखिलेश यादव जी, संघर्ष की कोख से निकले हैं, और संघर्षों से उन्होंने विरासत और सब चीजों को संभाला है, और संघर्ष की कोख से निकले हैं। कितनी बार लाठियां खाई, कितनी बार 2012 से लेकर लगातार। और आप देखिए, अभी बहन बेटियों के साथ में, उन्नाव की बेटी के साथ में अत्याचार हुआ था, कोई देश का आदमी नहीं निकला, और समाज सेवी संस्थाएं और वो सब एक्टिव हुई, लेकिन देश का कोई बड़ा नेता नहीं निकला। माननीय अखिलेश यादव जी जाके विधानसभा के सामने बैठे। अभी किसानों का आंदोलन था, अभी जब बीच में इलाहाबाद जा रहे थे, एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, अभी किसानों का आंदोलन था। और एक बार तो वहां एक्सप्रेसवे पे रोक दिया गया, जहां अन्याय हो रहा हो हमारे नेता निकल रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन इनका छावनी बना के रोकने का काम कर रही है। लाखों कार्यकर्ताओं पुलिस ने, पता है, घरों में कैद कर दिया, कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए हैं। इसी आंदोलन में लाखों हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को गिरफ्तार किया, कितने लोगों के सर फट गए, कितने लोगों के हाथे टूट गए। लेकिन समाजवादी लोग इस बीजेपी सरकार से डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि किसानों की आवाज। मेरा प्रश्न ये था कि 2022 का जो चुनाव है,
अब समाजवादी पार्टी किसके साथ गठबंधन से लड़ेगी, या फिर अभी एक नए नेता है जो दलितों के बड़े तेजी से उभरे हैं देश में, चंद्रशेखर रावण, कहीं ऐसा तो नहीं अब दलितों पर निशाना साधने के लिए समाजवादी पार्टी भीम आर्मी के साथ में, जिन्होंने भी नई पार्टी बनाई है आजाद समाज पार्टी, उनके साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़े? देखिए, चाहे दलित हो चाहे बैकवर्ड हो, सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने बखूबी रखा है। चाहे पंचायतों में आरक्षण हो, चाहे मंडल कमीशन की सिफारिशें हो, चाहे दलितों के आरक्षण को बढ़ाने का मामला हो, चाहे ये सारे मुद्दे समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है और सभी मुद्दों पे काम किया है हमारी पार्टी ने। सभी दलित बैकवर्ड सबको लेके चलती है और किससे समझौता होगा किससे नहीं होगा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं और हम अपनी पार्टी की ताकत को जानते हैं। अभी आप बताइए बनारस में कौन जीता है एमएलसी का चुनाव, जहां जहां दो दो गवर्नर आते हैं अंडर में, उसी एमएलसी के स्नातक क्षेत्र देश के प्रधानमंत्री आते हैं। इलाहाबाद से कौन जीता है और गोरखपुर में भी निर्दलीय आदमी जीता है। तो ऐसा नहीं, ये तो पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया स्नातक शिक्षक में। यानी कि आपको लगने लगा है कि वापस समाजवादियों की लहर चलने लगी है और बहुत जल्द आप सत्ता में वापस आ रहे हैं। 2022 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे और बड़ी बड़ी, जब समाजवादी लोग अपने पे आ गए हैं तब तब बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाने का काम किया है। और आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, लोकसभा के चुनाव हुए थे, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, पूरब से लेके पश्चिम तक, नूरपुर, पूरब से लेके पश्चिम तक परचम लहरा दिया था। और थोड़ा सा अभी ताकत दिखाई तो देश के प्रधानमंत्री का किला ढहा दिया समाजवादियों ने। आप ये आपके इलाहाबाद से लेकर और बुंदेलखंड तक हमारा प्रत्याशी जीत गया। तो ये ऐसा नहीं, समाजवादी जब अपने पे आएंगे तो पूरी प्रचंड बहुमत के साथ में, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी ने देश और समाज को बनाने का काम किया है और प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम किया है और सभी जात वर्ग धर्मों को लेके चलने का काम किया। इन्होंने तो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, अब तो विकास नहीं सबका विनाश कर रहे हैं। इसलिए हम सभी जात वर्ग धर्म को लेके चलने वाले लोग हैं और सभी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में 22 में आएंगे। और किसानों की बात को, हम लोग किसानों के जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम उनकी लड़ाई, हम समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। पर फिर भी आपसे एक ही बात कहेंगे, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अभी आप कोरोना से ठीक होकर के आए हैं। और जो भी कीजिए थोड़ा ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कीजिए, क्योंकि आप जैसे नेताओं को देखकर ही जनता सीख लेती है। अबीर जी एक चीज बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की जो मेंबरशिप लेता है वो इंश्योरेंस कराता है, पता है? समाजवादी पार्टी की मेंबरशिप इंश्योरेंस है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी उसका मेंबर अगर बीमार होता है, परेशान होता है, उसकी मदद करने का काम करते हैं। हमको भी मेदांता तक भेजने का, दिल्ली गुड़गांव में इलाज कराने का काम किया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के कितने वर्कर, कितने नेताओं, कितने जो भी पार्टी के मेंबर हैं और नहीं भी मेंबर है, उनके संज्ञान में आ जाता है तो मदद करने का काम करते हैं। चाहे आपने देखा हो लॉकडाउन में, चाहे या ये जो श्रमिक मरे या कोई भी घटना दुर्घटना हुई, सब में मदद करने का काम करे। बीजेपी सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राजपाल कश्यप। अगली बार ऐसे ही किसी व्यक्ति से फिर आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द खान शो। जय हिंद।